है, आपको याद कैसे करना है, ये चीजें। तो सबसे पहले आते हैं जेजे एक्ट के अंदर, जो अपने हालांकि कल चालू कर दिया था। जेजे एक्ट के अंदर बस एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, लागू कब हुआ, ये चीज ध्यान रख लेना। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि जेजे एक्ट कब लागू हुआ, तो 15 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। सेक्शन 1 इसकी बात करता है, पूरे इंडिया में ये लगता है, होल ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। किनका एक्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये तीन चीजें हैं, ध्यान रख लेना। हालांकि पूछा नहीं जाता है बट फिर भी ध्यान दे देना। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 को अपने दो पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे टोटल कितने सेक्शन है? टोटल सेक्शन है 1 से लेकर 61 तक। अपने इसको पढ़ेंगे पहले 1 से 25 तक, फिर पढ़ेंगे 26 से लेकर 61 तक। वजह, बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं ये जो पढ़ने की बात कर रहा हूं, याद ऐसे करोगे आप। 1 से 25 जब आपका बहुत अच्छा हो जाए, आपको लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर आगे चलना। कैसे याद होगा? तो ऐसे याद करना कि 1 से 25 में ए अल्फाबेट से है 1 से 7, बी अल्फाबेट से है 8 9 10, सी अल्फाबेट से है 11 से 25। वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये है ए अल्फाबेट से 1 से 7। दोबारा बता देता हूं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अगर अपने सेक्शन 2 कैसे याद करना है उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 इस पूरे जेजे एक्ट का सबसे मुश्किल एरिया है, और जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप प्री का, मेंस का पेपर उठा लो, क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन 2 से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कैसे पढ़ोगे आप। सेक्शन 2 को दो पार्ट में पढ़ना, 1 से 25 एक, 26 से 61 एक। 1 से 25 जब आपका अच्छा हो जाएगा तब आप इस पे जाना। 1 से 25 पे अब ध्यान दे लो। सेक्शन ए अल्फाबेट पे है 1 से 7, बी अल्फाबेट पे है 8 से 10, सी अल्फाबेट पे है 11 से 25। ये आपने याद किया। 1 से 25 क्या है, 26 से 61 क्या है। ए अल्फाबेट पे 1 से 7 में ए अल्फाबेट है, बी 8 से 10 बी है, और 11 से 25 सी है। हो गया, बात खत्म। अब आ जाइए ए पे। ए पे कि भाई ए अल्फाबेट पे क्या क्या है। सिंपल सी ट्रिक है उसकी। क्या ट्रिक है? अबेंडन्ड चाइल्ड का एडॉप्शन एज पर एडॉप्शन रेगुलेशन फॉर आफ्टर केयर by authorized foreign adoption agency and authority। ये लाइन याद करनी है अपने को। आपकी इच्छा है, आप अगर अल्फाबेट याद कर सकते हो, रट सकते हो, आपकी इच्छा है। पर अगर नहीं रट सकते हो, आपको लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, ये रटने वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि याद रहे ना रहे, तो मेरा सजेशन रहेगा ये लाइन याद कर लेना ए पे। कैसे? abandoned child का adoption as per adoption regulation for aftercare by authorized foreign adoption agency and authority। क्या होगा? 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 2-7। ये हो गया तरीका। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को नहीं समझ आए तो दोबारा बता देता हूं। किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूं। अगर समझ आ गया तो फिर चलते हैं। अभी बताऊंगा, इनके मीनिंग बताऊंगा मैं, पर अभी एक बार कैसे याद करने हैं, ए अल्फाबेट पे कैसे याद करने हैं, बी पे कैसे, सी पे ऐसे, पहले वो बता दूं। यस, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चले। चलिए अब आते हैं अगले पे, बी अल्फाबेट। बी अल्फाबेट में 3 है, कैसे याद करोगे? बेगिंग इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। हालांकि ऑब्वियस नहीं होता,
बट अपने को ऐसे याद रखना है, बेगिंग, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड फाइनली बोर्ड। 2 8 2 9 2 10, ये हो गया बी, ये हो गया बी। अब आ जाइए सी पे, सी पे ध्यान देना। सी को लेकर क्या है, क्योंकि 11 से 25 को कई सारे पार्ट्स चलते हैं, तो कैसे याद रखेंगे कि भैया सबसे पहले तो है सेंट्रल अथॉरिटी, पढ़ा रहने देना ऐसे। अब आप याद रखोगे भाई क्योंकि ये एक्ट बच्चों के लिए है, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, तो वो कहां पर है, सीधा यहां से चालू करना, चाइल्ड। इस एक्ट के अंदर जो बच्चे हैं वो दो तरह से हैं, एक वो बच्चा जिसने ऑफेंस किया है, एक वो बच्चा जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। दो तरह के बच्चों की यहां बात हुई है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक वो बच्चा जिसने ऑफेंस किया है, एक वो बच्चा जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। तो ध्यान देना, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये अभी तक हुआ। अब कैसे याद करोगे आप, 10 तक याद हो गया, 10 तक की ट्रिक आपके पास बन गई। अब उसके बाद आप कैसे याद रखोगे कि यार सी में ये एक्ट बच्चों के लिए है, तो सी चाइल्ड, चाइल्ड कहां पे है, 2:12 में। उसके बाद चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ कहां है, 2:13 में। चाइल्ड इन नीड कहां है, 2:14 में। बच्चा, बच्चे दो तरह के होते हैं, कंफ्लिक्ट विद लॉ और इन नीड ऑफ केयर, 2:12 2:13 2:14। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी अभी तक। फिर अपने आते हैं, ये हो गया इतना। अब सी को पार्ट में याद करना है, ये इतना हो गया। अब याद रखना कैसे करोगे। अब अपने 3 3 4 4 वर्ड लेंगे, चाइल्ड, ओ सॉरी, चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अब क्या क्या करेंगे, अपने 4 4 अल्फाबेट लेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। 14 तक अपने कर चुके हैं, 15 16 17 18। उसके बाद चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये हो गया चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। उसके बाद अपने आते हैं, कोई भी गलत हो तो जरूर बता देना, ठीक है। चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, कमेटी, कोर्ट, कॉर्पोरियल पनिशमेंट और चाइल्ड लाइन सर्विस। ऐसे याद करना है। कैसे याद करोगे आप, ध्यान देना आप दोबारा। ए की ट्रिक अपने ने लिख दी, बी की भी ट्रिक लिख दी, सी पे ध्यान देना। सी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, कहां पर है, 12। ये 12 13 14 एक साथ है, चाइल्ड, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद ये 4, चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस, इन 4 को रखोगे आप। उसके बाद कुछ नहीं, पहले इन 4 को, पहले शुरू के 4 देखो, सी में देखो 4, फिर 4 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप आ गया, फिर 4 का आ गया, फिर 4 आ गया, फिर चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। 2 19 2 20 सॉरी 2 21 कमेटी, 22 कोर्ट, कॉर्पोरल, चाइल्ड लाइन सर्विस। इंपॉर्टेंट अब मार्क कर लेना जो पूछे गए हैं, कॉर्पोरल, कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस नहीं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन,
चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट, ये सिर्फ प्री में सेक्शन नंबर पूछा जाता है क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, ये तो फेवरेट एग्जामिनर का, हर बार पूछता है लगभग। बोर्ड नहीं इंपॉर्टेंट। अबेंडेंट चाइल्ड, एडॉप्शन, एडॉप्शन रेगुलेशन, ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी और अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो ए बी और सी, फिर मैं आगे चलूं। कुछ भी पूछना है, ट्रिक्स बता दी है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं इनके अल्फाबेट्स पे आता हूं, इनके मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग वर्ड टू वर्ड नहीं लिखूंगा, इसके अंदर आपको जितना जानने लायक है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। इन डिटेल जितना भी है अपने पास लेक्चर्स अवेलेबल है, अदरवाइज फिर रैपिड रिवीजन का फायदा ही क्या हुआ, आपको जब पूरा ही पढ़ना है तो वो तो फिर लेक्चर अवेलेबल है ही, और उसके अंदर फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, तो नुकसान ही है अपना उसके अंदर। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं, इनके वर्ड्स पे आता हूं, इनके मीनिंग पे आते हैं अपने। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। अब आ जाइए वर्ड्स पे, सबसे पहले अपने ए के वर्ड उठाते हैं, जिसमें अपना जो सबसे पहले वर्ड है अबेंडेंड चाइल्ड। सेक्शन 2(1) अबेंडेंट चाइल्ड, कि भाई सेक्शन 2(1) अबेंडेंट चाइल्ड क्या है, तो ध्यान रख लेना। अबेंडेंट चाइल्ड में आपको जो वर्ड याद रखने हैं, डेजर्टेड, बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव और गार्जियन डिक्लेयर्ड बाय कमेटी। दो चीजें होनी चाहिए, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको उसके माँ बाप, चाहे तो जिन्होंने पैदा किया है, चाहे जिन्होंने गोद लिया है, या फिर गार्जियन का यहां मतलब होता है जिसकी केयर में बच्चा था, माँ बाप नहीं है, किसी ने गोद नहीं लिया, किसी की केयर में था, वो किसी के पास रह रहा था, ऐसा कुछ, चाहे तो वो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गार्जियन। गार्जियन का मतलब होता है जिनकी केयर में है बच्चा, तो चाहे तो पैदा करने वाले माँ बाप, तो सिंपल सी भाषा में बोलते हैं अबेंडेंट चाइल्ड का मतलब होता है वो बच्चा जिसको उसके माँ बाप ने, उसके गार्जियन ने छोड़ दिया है, और कमेटी ने उसको फिर डिक्लेयर किया है कि ये बच्चा अबेंडेंट चाइल्ड है। डिक्लेयर करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब तक बच्चे को आप डिक्लेयर नहीं करते तब तक बच्चे को आगे गोद नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए जरूरी है। डिक्लेयर कौन करेगा, कमेटी। कमेटी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कोई भी बच्चा हो जिसके साथ किसी भी तरह का कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह का, उसको इसके पास ले जाया जरूर जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, कमेटी। बच्चा डिक्लेयर बाय दिस, इतना सा है अबेंडेंट। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अबेंडेंट चाइल्ड का सेक्शन नंबर, किसको हम अबेंडेंट चाइल्ड बोल सकते हैं, दो कंडीशन होनी चाहिए, वो बच्चा जिसको उसके माँ बाप ने छोड़ दिया और कमेटी द्वारा डिक्लेयर्ड है, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं अबेंडेंट चाइल्ड। अब आते हैं अगले पे, एडॉप्शन, सेक्शन 2(2). एडॉप्शन का यहाँ जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से कि एडॉप्शन एक प्रक्रिया होती है, ऑब्वियस एडॉप्शन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, ये उसी की बात कर रहा है कि भाई एडॉप्शन क्या होता है, तो ये बोलता है भाई एडॉप्शन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो परमानेंटली, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। अब ध्यान देना, यहां जो पॉइंट ध्यान रखना है,
एडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाता है, हम आगे जाके एडॉप्शन अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो बच्चा चाहे किन्हीं के भी पैदा हुआ था, जो भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, जो भी था, अब कोई रिलेशन नहीं रखेगा, परमानेंटली सेपरेट, परमानेंटली होना चाहिए। परमानेंटली अगर वो सेपरेट होता है, परमानेंटली का मतलब क्या, अगर एडॉप्शन की प्रक्रिया हो गई, किसी बच्चे को किसी ने गोद ले लिया, तो जिसने गोद लिया है वही उनका माँ बाप है, जिसने गोद लिया है। जिनके भी वो पैदा हुआ था उनका अब अधिकार खत्म हो चुका है, उनकी कोई राइट, कोई ड्यूटी कुछ नहीं बनती है जिन्होंने गोद लिया। तो हम इसको सिंपल सा बोलते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है, एडॉप्शन का सेक्शन नंबर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। एडॉप्शन में होता क्या, तो बस ये चीज ध्यान रखना, परमानेंटली बच्चा परमानेंटली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से अलग हो जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। और आपसे यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये परमानेंटली वाला क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि बच्चा परमानेंटली या टेम्परेरी, बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट से कोई लिंक रहता है, कोई लिंक नहीं रहता, कोई कनेक्शन कुछ नहीं, सब कनेक्शन खत्म। अबेंडन चाइल्ड, एडॉप्शन, एडॉप्शन रेगुलेशन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें वो ये पूछता है कि भाई ये एडॉप्शन पहले होती क्या है, ये ध्यान रख लेना। एडॉप्शन की प्रक्रिया को लेकर जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि माता पिता कैसे होने चाहिए, जैसे एक रूल है कि भाई, रूल तो ये सेक्शन में भी है, रूल भी है कि जो सिंगल मेल है ना, जैसे मान लो सलमान खान है, तो वो लड़की को गोद नहीं ले सकता, अगर सिंगल मेल है तो लड़की को गोद नहीं ले सकता। तो वो एक रूल रेगुलेशन टाइप बातें हैं। तो कहानी सिंपल सी है कि भाई एडॉप्शन रेगुलेशन क्या मतलब होता है, एडॉप्शन को लेकर जो रूल रेगुलेशन हमसे जो पूछा जाता है, रूल एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एडॉप्शन, हमसे पूछा जाता है। बनाता कौन है इसको, बनाता कौन है, कि भाई रूल्स एडॉप्शन रेगुलेशन बनाता कौन है। तो ध्यान रखना, इंडिया के अंदर एडॉप्शन को लेकर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी। ये बनाती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, एडॉप्शन रेगुलेशन कौन बनाता है, सर ये बनाता है। तो कौन बनाता है, कारा। ये मत करना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है। कारा जो है वो अथॉरिटी है, उसी को सारा काम संभाला गया है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि जैसे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को कह रखा है ना कि भैया कोर्ट्स के काम तुम ही देखो, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। वैसे इनका है कि भैया तुम ही देखो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, कारा। इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, जो निकनेम है वो है अथॉरिटी। ये इसका निकनेम है अथॉरिटी। जैसे कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का निकनेम है कमेटी, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी का निकनेम है अथॉरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। अब आ जाइए आगे, एडॉप्शन हो गया आपका, एडॉप्शन रेगुलेशन हो गया। अब यहां ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आफ्टर केयर, सेक्शन 2(5). इसका सेक्शन नंबर जरूर अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना ये है क्या, मतलब जो अपने जेजे एक्ट पढ़ेंगे उसमें ना एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी बच्चे ने क्राइम किया है तो उसको जेल नहीं होती है। अगर पता लगता है इसने ऑफेंस किया है तो उसको ना कुछ शेल्टर होम टाइप चीजें होती हैं, शेल्टर होम, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, ऐसी जगह होती है जहां पर उस बच्चे को रखा जाता है। उस बच्चे को वहां पर रखा जाता है 18 साल तक। जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है ना, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसा माना जाता है कि तुम समझदार हो गए हो, अब तुम कोई क्राइम नहीं करोगे, अब तुम बाहर जाइए। पर दिक्कत ये आती है कि भैया तुम तो 18 साल बाद उसको छोड़ दोगे, वो बाहर जाके करेगा क्या। उसको आपने उसको मान लीजिए अगर वो 14 साल का अंदर आया था, 4 साल वो अंदर रहा, उसको तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। अब वो बाहर जाके करेगा क्या, क्या नौकरी करेगा, क्या काम करेगा, कैसे पता। हाँ ठीक है, अगर वो बच्चा अंदर पढ़ाई करता रहा, पढ़ते पढ़ते कोई बहुत ही बड़ी कुछ लग गया तो अलग मैटर है एजुकेशन से। पर अगर एजुकेशन से ना लगा तो, नहीं वो पढ़ पाया तो फिर क्या करेंगे। तो इस चीज की बात थी भाई, 18 साल बाद तो आप उसको छोड़ दोगे, छोड़ना पड़ता है, कानून बोलता है। तो 18 साल बाद जाके वो सोसाइटी में क्या करेगा, और अगर कुछ करना चाहेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, हम लोग मतलब
जो सरकारें हैं वो क्या कर सकती हैं। तो कंसेप्ट डाला गया आफ्टर केयर का। आफ्टर केयर का क्या कंसेप्ट डाला गया, ये आफ्टर केयर का कंसेप्ट आया फॉर चाइल्ड, या मैं ये बोल सकता हूं पर्सन लीविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन आफ्टर 18 ईयर्स। जब वो 18 साल के हो जाते हैं उनको निकाला जाता है, मतलब बाहर की सोसाइटी के अंदर छोड़ दिया जाता है, उनके लिए, इनके लिए ये आफ्टर केयर प्रोविजन है। होता क्या है, ये कुछ ऐसे प्रोविजन, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनमें उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बातें की जाती हैं, उनके लिए और जितनी भी तरह की अदर सपोर्ट प्रोविजंस, इसकी बातें की जाती हैं। तो आफ्टर केयर एक्चुअली में एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर कंसेप्ट क्या है, एक तरह का प्रोविजंस होते हैं। मान लीजिए कोई भी रूल रेगुलेशन जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर वो फॉर एग्जांपल ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को 18 साल के बाद आप शेल्टर होम से बाहर छोड़ते हो तो उसको हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो सोसाइटी में सही से रह सके। आफ्टर केयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर केयर प्रोविजंस। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बाहर निकलने के बाद। तो आफ्टर केयर प्रोविजन किनके लिए होते हैं, वो बच्चे या वो पर्सन जो 18 साल के हो गए हैं और जब वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन छोड़ते हैं, उनके लिए ये प्रोविजन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बातें होती हैं, और भी जिस भी तरह की फाइनेंशियल, सोशल, किसी भी तरह की मेंटल सपोर्ट देने की बातें होती हैं। और कब तक होती हैं, कब तक दी जाएगी उनको सपोर्ट, 21 ईयर्स, इतनी ही दी जाएगी। कानून कहता है इतनी ही दोगे बस आप। 18 साल का वो बाहर निकलता है, 21 साल तक के लिए आप उसको ये सपोर्ट दोगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर केयर प्रोविजन का सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। सेक्शन नंबर, आफ्टर केयर प्रोविजन किन के लिए है, आफ्टर केयर प्रोविजन कितनी एज तक होता है, तो ध्यान दे देना 18 से 21 साल, इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का आफ्टर केयर को लेकर आपसे इतना ही पूछा जाएगा। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अबेंडन चाइल्ड, एडॉप्शन, एडॉप्शन रेगुलेशन, आफ्टर केयर, जिसके अंदर से एडॉप्शन रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है प्री में कौन बनाता है, आफ्टर केयर से क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी एज के लिए आफ्टर केयर के प्रावधान होते हैं, ठीक है। बाकियों का सेक्शन नंबर इंडेक्स पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। प्रक्रिया समझ लेना, एक्चुअली में ये है क्या। मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हो, आपका कोई नॉर्मल ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, आपका कोई रिश्तेदार, हालांकि जरूरी नहीं है रिश्तेदार, चलो और ही कर देते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन का बंदा है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई फॉरेन का बंदा है, वो इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, वो क्या करेगा, इंडिया आएगा, इंडिया में आके इंडिया की सरकार को अप्लाई करेगा। कानून कहता है यार ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर मान लीजिए बच्चा गोद लेना चाहता है कोई, तो जब जब कोई भी बच्चा गोद लेना चाहता है तो ऐसे नहीं होता कि मैं गया और बच्चा गोद मिल जाता है, नहीं सर, मेरा पूरा फैमिली चेक होगा। अपने आगे कहानी पढ़ेंगे ऐसी क्या क्या होता है, समय लगता है उसके अंदर। आपको कहा जाता है कि ठीक है आपको अभी हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद अगर मुझे वो एलिजिबल मानेंगे, फिर वो लोग बच्चे जो भी नहीं लिस्ट होती है प्रॉपर, जैसे नहीं डोनर, ये जो लोग अपना कुछ भी बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहते हैं उनकी लिस्ट होती है, वैसे ही इनकी बच्चों की भी लिस्ट होती है कि जब मेरा नंबर आएगा तब मुझे बुलाया जाएगा, मुझे कहा जाएगा कि ठीक है अब इतने इतने बच्चे अवेलेबल हैं, आप बताइए किसको गोद लेना चाहते हैं। ऐसे एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कोई बाहर का बंदा, फॉरेन देश का बंदा इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, वो यहाँ आए, एप्लीकेशन लगाए, उसको बोले कि 6 महीने बाद आना, फिर वो वापस जाए, तो कानून ने कहा ये तो गलत सिस्टम है यार। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भी हर देश के अंदर फॉरेन के जितने भी देश हैं उन देशों में इन्होंने जो वहां की जो भी एजेंसीज हैं, कौन सी एजेंसीज, वहां की जो भी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, वहां की जो भी सोशल एजेंसी, कोई भी ऐसी, सीधी सी बात से मैं बोलूं तो फॉरेन की कोई भी ऐसी एनजीओ सोसाइटी जो बच्चों में डील करती है,
जो सोशल मैटर में डील करती है, उनको ऑथोराइज किया गया। किस लिए? कि भैया वो जो फॉरेन वाला बंदा है वो तुमको एप्लीकेशन डाल देगा और तुम एप्लीकेशन हमको भेज देना, उसको खुद को आने की जरूरत नहीं है, जब हमको लगेगा तब उसको बुला लेंगे। तो ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी क्या है? फॉरेन की वो चाइल्ड या सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं जिनको ऑथोराइज किया गया है बाय कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। किस लिए? फॉर स्पॉन्सरिंग एडॉप्शन एप्लीकेशन बाय फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव, मतलब फॉरेन के जितने भी माता पिता हैं जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कौन सा सेक्शन नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन नंबर है? ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी को ऑथोराइज कौन करता है? मतलब ये जो है ना ऑथोराइज्ड, कौन ऑथोराइज करता है? कारा। इसी का ही काम है, सब कुछ करना इसी का ही काम है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा कुछ पूछा जाता है, फॉरेन की होती है ऑथोराइज, बस इतना ही होता है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट कुछ भी? इसमें सब कुछ आते हैं। ये जो फॉरेन एडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एलिजिबल, वो फॉरेन के माता पिता जो एलिजिबल है, तो प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं हम, ठीक है। इसको लेकर हम ऐसा बोलते हैं कि फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? सब एनआरआई, इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर हो गया, एनआरआई हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, तो ये ध्यान रख लेना कौन कौन आते हैं फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स में, कौन कौन आते हैं, ये सब आते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी? ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी कौन क्या होती है, किसके द्वारा ऑथोराइज की होती है, और एडॉप्शन एप्लीकेशन, तो एडॉप्शन एप्लीकेशन के अंदर जो फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है उसमें कौन कौन आते हैं। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलें। एंड फाइनली इज अथॉरिटी। अथॉरिटी कि भाई अथॉरिटी वर्ड का मतलब क्या है? तो अथॉरिटी वर्ड का मतलब है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। कारा इतना पूछ सकता है वो। अथॉरिटी वर्ड का मतलब क्या है, या अथॉरिटी का यहां पर मतलब क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। आप एक बार ध्यान दे देना, कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। ए अल्फाबेट पे क्या क्या है? ए अल्फाबेट पर है अबेंडेंट चाइल्ड, एडॉप्शन, एडॉप्शन रेगुलेशन, आफ्टर केयर, ऑथोराइज्ड फॉरेन और अथॉरिटी। अबेंडेंट चाइल्ड का मतलब क्या है? वो बच्चा जिसको उसके माता पिता ने छोड़ दिया है एंड कमेटी द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, हो सकता है सेक्शन नंबर पूछ ले तो पूछ ले। एडॉप्शन को लेकर बस इतना ध्यान रख लेना कि एडॉप्शन एक प्रक्रिया होती है जिससे वो बच्चा उसके जो असली माता पिता है, बायोलॉजिकल माता पिता है, उनसे परमानेंटली हट जाता है, उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। एडॉप्शन रेगुलेशन को लेकर बस ये याद रख लेना कि एडॉप्शन रेगुलेशन किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि एडॉप्शन की प्रक्रिया के अंदर यही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आफ्टर केयर का मतलब क्या है? आफ्टर एडॉप्शन रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर केयर का मतलब क्या है? आफ्टर केयर के जो प्रावधान होते हैं वो किन के लिए होते हैं? ये याद रख लेना, 18 साल से लेकर 21 साल के लोगों के लिए होते हैं। उन पर्सन के लिए होते हैं जो 18 साल की उम्र के बाद जिनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से छोड़ दिया जाता है। आफ्टर केयर इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी के अंदर ये याद रख लेना कि भाई ये किसके द्वारा ऑथोराइज होती है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ऑब्वियस है,
एडॉप्शन को लेकर सबसे बड़ी अथॉरिटी ही है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो किसके द्वारा ऑथराइज? कारा द्वारा ऑथराइज। किसके लिए? जो फॉरेन के लोग हैं। फॉरेन के अंदर कौन कौन आते हैं? सभी आते हैं, फॉरेन वाले लोग तो आते ही आते हैं, एनआरआई, इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ, ये सब आते हैं। जो भी बंदा बाहर रह रहा है, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, अगर वो एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन डालेगा तो ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी के थ्रू डालेगा। अथॉरिटी के अंदर क्या आता है? अथॉरिटी का मतलब है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी, फिर आगे चलें। हाँ, कोई भी डाउट, कुछ भी। सो हो जाते हो क्या? नींद आ जाती है क्या बीच बीच में? चलो, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए बी पे। बी पे बैगिंग, सबसे पहला बैगिंग। बैगिंग के अंदर वैसे कुछ आए मुश्किल है, पर बैगिंग का सिंपल सा मतलब ध्यान रख लेना। पब्लिक प्लेसेस पे भीख मांगना इज ऑल्सो बैगिंग। प्राइवेट प्लेसेस पे भीख मांगना इज ऑल्सो बैगिंग। कोई आपके घर पे आता है, आपकी बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर आके भीख मांग रहा है, इज ऑल्सो बैगिंग। अपना कुछ भी इंजरी शो करना, अपना कुछ भी, किसी भी तरह की बीमारी शो करना, ये सब करके भी भीख मांगना इज बैगिंग। अपने से नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है सेक्शन नंबर पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज बैगिंग नहीं पूछा जाता। देन कम्स बेस्ट इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कि भैया बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बताइए क्या होता है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बताइए, तो ध्यान देना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एक फ्रेज है। कैसे लिखा जाएगा? मतलब आपके जेजे एक्ट में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, डिसीजन मस्ट बी टेकन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। डिसीजन मस्ट बी टेकन इन बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब कि जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो फैसला लिया जा रहा है, उसको आप किस हिसाब से लोगे? जो बच्चे के लिए अच्छा है। बेसिस, क्या? बेसिस, फैसले की वजह। वजह, बेसिस क्या होगा डिसीजन का? डिसीजन को क्या देख के लोगे आप कि बच्चे के लिए अच्छा क्या है? तो बच्चे के लिए अच्छा का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर ये क्या कहना चाहता है कि भैया बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, ये बताओ फिर। तो उसी के लिए लिखा गया 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, जिसमें बोला गया कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब है कि ऐसा कोई भी बेसिस, ऐसा कोई भी वजह जो आपको लगती है कि वो बच्चे के लिए अच्छी है, जो बच्चे को डेवलप करने में हेल्प करेगी, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, वो सब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है। तो कैसे लिखना है अपने को, या कैसे ध्यान रखना है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है? ये एक तरह का बेसिस है फॉर डिसीजन। ओरिजिन जिसको आप बोल सकते हो, वजह बोल सकते हो किसी भी फैसले की। क्या है बेसिस? दैट डिसीजन इज इन बेस्ट, सॉरी, डिसीजन विल fulfill rights, duties of child
ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो लिखना है वो लिख दो। वैसे तो ये हमसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टाइप सा क्वेश्चन हो रखा है, खासकर आरजेएस के अंदर कई बार पूछा गया है, प्री में नहीं तो मेंस में पूछ लेते हैं, तो अपने ध्यान रखना कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का सेक्शन नंबर क्या है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है? ये डिसीजन का बेसिस है। क्या बेसिस है? कि भाई जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो बच्चे की राइट्स वगैरह फुलफिल करता है कि नहीं, बच्चे के जो अधिकार है उसकी तरफ है कि नहीं, बच्चे को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा कि नहीं, बच्चे की डेवलपमेंट करेगा कि नहीं। अगर इन चीजों को देख के आप डिसीजन ले रहे हो तब हम बोलते हैं कि ये डिसीजन बच्चे की बेस्ट इंटरेस्ट में है, बच्चे की मतलब हित के अंदर है। फाइनली 2-10 बोर्ड पूछा जा सकता है। बोर्ड किस सेक्शन पे बताया गया है? बोर्ड का मतलब क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजे बोर्ड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसके बारे में अपने इन डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? सेक्शन। ध्यान दे देना, बैगिंग तो छोटा सा है, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, बट फिर भी ध्यान दे देना। बी के अंदर बैगिंग बेस्ट इंटरेस्ट बोर्ड, आपसे बैगिंग तो नहीं पूछा जाएगा, बेस्ट इंटरेस्ट का सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। आपसे बोर्ड का सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रख लेना। अब आते हैं सी के अंदर। सी के अंदर हमको सेंट्रल अथॉरिटी नहीं पूछा जाता, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी चाहे छोड़ सकते हो, नॉर्मली देख लेना बस, ठीक है। चाइल्ड, सीधा आ जाइए चाइल्ड से। चाइल्ड, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब ध्यान देना, ये एक्ट, क्योंकि ये एक्ट बच्चों के लिए है तो हमको पता होना चाहिए बच्चे का मतलब क्या है। वो पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स है, जिसने 18 साल की एज नहीं अचीव की, वो बच्चा है। कहां बताया गया है? 2-12 में। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या है? वो बच्चा जिसने ऑफेंस किया है, ध्यान देना, ऑफेंस किया है। अब इसके अंदर हम दो तरह के बच्चे लेते हैं। वो बच्चा जिसपे एलिगेशन लगा है, प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ एलिगेशन लगा है कि तुमने ऑफेंस किया है, वो बच्चा जो फाउंड गिल्टी है, दोनों ही। वो बच्चा जिसपे एलिगेशन लगा है कि तुमने ऑफेंस किया है, वो बच्चा जो फाउंड गिल्टी है कि तुमने ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस? एनी लॉ, एनी लॉ, ऑफेंस अंडर एनी लॉ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या है? तो ध्यान देना, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ में दो तरह के लोग आते हैं। वो बच्चा जिसपे एलिगेशन लगा है, एलिगेशन लगा है कि तुमने कोई ऑफेंस किया है, वो भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है। वो बच्चा जिसपे ये प्रूव हो गया है कि तुमने ऑफेंस किया है, वो भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है। यहां पर चाइल्ड का मतलब क्या है? बिलो 18 ईयर्स ऑन डेट ऑफ ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस दिन वो 18 साल से कम होना चाहिए। यहां पर बच्चा कब देखा जाएगा? कि जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस दिन उसकी क्या एज थी। अगर 18 साल से कम थी, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। तो क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, ये तो आ सकता है। बच्चे की डेफिनेशन, बच्चा कौन, ये ध्यान देना। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ किसको बोलते हैं? एक, वो बच्चा जिसपे एलिगेशन लगी है कि तुमने ऑफेंस किया है। वो बच्चा जो फाउंड गिल्टी है कि उसने कोई ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस? एनी लॉ, किसी भी लॉ, आईपीसी, कोई भी लॉ जोड़ लो जिसके अंदर उसने कोई क्रिमिनल लॉ, कोई भी। यहां पर 18 साल की एज कब देखी जाएगी? ऑफेंस की तारीख पे, जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस दिन उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। कई बातें इसके अंदर आती हैं, ध्यान रख लेना। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यहां बस इतना सा पढ़ लेना। एक तो इसका सेक्शन नंबर अच्छे से याद कर लेना, इसका सेक्शन नंबर नहीं लिखा क्या। और उसके बाद ये याद रख लेना कि वो बच्चा जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, ध्यान देना, वो बच्चा जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, जिसको कानून की जरूरत है। कानून की जरूरत, कानून की जरूरत क्यों है? सर उसके पास घर नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, वो
मान लीजिए चाइल्ड लेबर में पाया गया, कुछ भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, उसके माँ बाप कुछ भी, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है वो। तो इतनी सी बात है। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बच्चा क्या होता है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। अब आ जाइए अगले पे। चाइल्ड वाला हो गया, देखो ध्यान दे देना। कहां गया, सी के अंदर ये पोर्शन हो चुका है अपना, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट, चाइल्ड इन नीड। अब आते हैं अगले पोर्शन पे, कौन से पे, इस पे, चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, चाइल्ड वेलफेयर डिसीजन, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इस पे ध्यान देना। अब आ जाइए, चाइल्ड फ्रेंडली, ये क्या कहानी है जी, चाइल्ड फ्रेंडली को लेकर क्या कहानी है। तो चाइल्ड फ्रेंडली को लेकर कहानी ये है कि जिस तरह से अपने ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, बेस्ट इंटरेस्ट डिसीजन का वजह क्या है। चाइल्ड फ्रेंडली हम बोलते हैं किसी भी ऐसे डिसीजन को, किसी भी ऐसे प्रोसेस को, किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कुछ भी जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में है, हम उस डिसीजन को, उस बिहेवियर को बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली। आपसे एग्जामिनर इतना अजीब क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपसे हो सकता है इतना पूछ ले, भैया चाइल्ड फ्रेंडली का सेक्शन नंबर बता दो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं पूछेगा। चाइल्ड फ्रेंडली का सेक्शन नंबर बता दो, देन चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन 216। क्या है ये, इसका सिंपल सा मतलब है, वो बच्चा जिसको एडॉप्शन के लिए फ्री डिक्लेयर किया जाता है, किसके द्वारा, कमेटी द्वारा। किसके द्वारा, कमेटी। कमेटी मतलब, कमेटी का मतलब क्या है यहाँ पर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये चीज ध्यान रखना, कमेटी मींस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कौन से सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, हालांकि अपने पढ़ लेंगे आगे, बट फिर भी ध्यान रख लेना, सेक्शन 38। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन है जो चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन की, सेक्शन 216। कौन होता है, वो बच्चा जिसको एडॉप्शन के लिए फ्री डिक्लेयर करते हैं, मतलब कोई भी गोद ले सकता है अब, उसको हम बोलते हैं, कौन डिक्लेयर करता है, कमेटी। किस सेक्शन में, सेक्शन 30। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये क्या होता है, ध्यान देना। एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो ये बोर्ड होती है, ये जो कमेटी होती है, ये तो एक तरह से कोर्ट की तरह काम करते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल टाइप चीजें नहीं होती, वो होती हैं। ये लोग तो अपने बस फैसले दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब जेजे एक्ट कहता है कि भाई क्या है, कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है ना, अपने पढ़ेंगे आगे, जैसे कि किशोर न्यायालय है आपका, स्पेशल होम है, चिल्ड्रंस होम है, ऐसे करके बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के नाम है। तो उन सब में क्या है, एक एक ऑफिसर रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, उसका काम होता है कि बोर्ड या कमेटी जो भी फैसला सुना रही है, उस फैसले को लागू किया जाए। बोर्ड ने कहा कि इस बच्चे को चिल्ड्रंस होम लेकर जाओ, फिर वो चिल्ड्रंस होम के ऑफिसर को बोल देंगे, इस बच्चे को आप अपने पास रखिए, भर्ती करिए। तो ये काम होता है। तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का क्या मतलब होता है, ये वो ऑफिसर होता है जो अटैच होता है टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर नहीं होता कि भाई तुम्हारा काम है सम्मन लेकर जाना और उसको देना, वैसे इनका काम होता है कि बोर्ड या कमेटी जो ऑर्डर कर रही है उसको लागू करवाना।
तो ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बोर्ड या फिर कमेटी के ऑर्डर्स लागू करवाना। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नॉट इंपॉर्टेंट, अपने काम का नहीं है ये। अपने काम का मतलब अभी काम का नहीं है, ये अभी किसी काम का नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर 218, तो अब ध्यान दे देना। चाइल्ड फ्रेंडली नॉट इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन इंपॉर्टेंट है, कौन डिक्लेयर करता है, कौन से सेक्शन में डिक्लेयर होता है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर भी सेक्शन नंबर, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अब इनमें आ जाइए, चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चिल्ड्रंस होम एक्चुअली क्या है, ये चिल्ड्रंस होम यहां बताया नहीं गया है। चिल्ड्रंस होम होता है जो बच्चे होते हैं ना, जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में होते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। उन बच्चों को यहां रखा जाता है। तो यहां पर किनको रखा जाता है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इनको रखा जाता है। किनके ऑर्डर से? जैसे किशोर न्यायालय और ये सब होते हैं, किशोर न्यायालय, किशोर ये घर जो होते हैं, स्पेशल होम, ये सब जो होते हैं, चिल्ड्रंस होम, ये सब। तो चिल्ड्रंस होम में किनको रखा जाता है? वो बच्चे जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। किसके ऑर्डर से? कमेटी। इंपॉर्टेंट, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट। इंपॉर्टेंट है कि भाई चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होती है जे एक्ट के अंदर, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये बोलेंगे कि अगर जो बच्चा है ना, उसने कोई बहुत ही मतलब 16 साल से ऊपर का बच्चा है और उसने बहुत ही कोई हीनियस क्राइम किया, बहुत ही लाइक मर्डर टाइप किया है, बहुत ही ऐसे ब्रूटल सा मर्डर किया है, 16 साल से ऊपर है और ब्रूटल मर्डर किया है, बच्चा है, तो उसका कोर्ट उसका एज ए मतलब एडल्ट ट्रायल हो सकता है। तो हम उसमें पढ़ेंगे कौन करेगा, तो हम बोलते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। अब बात आती है भाई चिल्ड्रंस कोर्ट कौन कौन है? चिल्ड्रंस कोर्ट, तो ध्यान दे देना कि चिल्ड्रंस कोर्ट का यहां मतलब क्या है। पोक्सो कोर्ट, सॉरी, स्पेशल कोर्ट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो कानून कहता है कि भाई ऐसा होता है, कई जिलों में तो पोक्सो कोर्ट होती है, वैसे तो आजकल सभी जिलों में है, पर अगर जहां पर पोक्सो कोर्ट है तो पोक्सो कोर्ट चिल्ड्रंस कोर्ट के मानी जाएगी जहां पर है। जहां पर ये स्पेशल कोर्ट है, कौन से एक्ट के अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के अंदर, तो उस कोर्ट को माना जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट। और जहां पर ये दोनों नहीं है, उस केस में सेशन कोर्ट को माना जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट। तो अब अपने से पूछा क्या जा सकता है? अपने से यह पूछा जा सकता है कि भाई चिल्ड्रंस कोर्ट जिसके पास पावर है कि वो किसी बच्चे का ट्रायल कर सकती है, तो चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब क्या है? तो चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब क्या है कि अगर उस जिले के अंदर पोक्सो कोर्ट है तो वो पोक्सो कोर्ट ही चिल्ड्रंस कोर्ट मानी जाएगी। अगर उस जिले के अंदर स्पेशल कोर्ट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट एस्टेब्लिश्ड है तो उसको माना जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर उस जिले की सेशन कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट माना जाएगा। अपने से जो पूछा जाता है चिल्ड्रंस कोर्ट में किन किन तरह की कोर्ट्स आती हैं? सर ये 3 तरह की आती हैं। पहले तो ये 2 होती हैं, अगर जहां पर ये दोनों भी कोर्ट नहीं है फिर सेशन कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट माना जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस कोर्ट, पहले ही बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना। 18, 19, 20 चिल्ड्रंस कोर्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना।
दोबारा बता देता हूं, ये क्या है, चिल्ड्रंस कोर्ट होती है। जैसे ना अपने आगे जाके एक कहानी पढ़ेंगे कि अगर कोई बच्चा है ना जिसकी 16 साल या उससे ऊपर की उम्र है और उसने कोई बहुत ही ब्रूटल मर्डर किया, मतलब ब्रूटल मर्डर एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसका ना ट्रायल एक मेजर एक एडल्ट बंदे की तरह हो सकता है, उसमें हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो हम एक ऐसे जेजे एक्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है वो 16 साल या उससे ऊपर का है, उसने कोई ब्रूटल मर्डर किया है, तो उसको आप जरूरी नहीं है जेजे एक्ट लगाओ, उसको जरूरी नहीं है आप बच्चा ही समझो, आप उसको एडल्ट समझ सकते हो, उसका एक बड़े आदमी की तरह ट्रायल कर सकते हो। तो बात उठती है भाई ट्रायल करेगा कौन, तो ट्रायल करेगा चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट कौन है? कोई चिल्ड्रंस कोर्ट नाम से हम कहीं पढ़ते हैं? हम कहीं नहीं पढ़ते। कहीं लिखा हो कि भैया चिल्ड्रंस कोर्ट, या तो अपने को पता हो, कहीं नहीं लिखा होता ऐसा कि भाई ये चिल्ड्रंस कोर्ट है। तो बात आई भाई फिर क्या करें, तो उसमें बोला गया, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो चिल्ड्रंस कोर्ट क्या है? जहां पर पोक्सो कोर्ट है वो चिल्ड्रंस कोर्ट है, जहां पर प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंदर कोर्ट स्टैब्लिश्ड है वो चिल्ड्रंस कोर्ट है, जहां पर ये है ही नहीं, अगर इन केस नहीं है, बहुत रेयर होता है, फिर सेशन कोर्ट को ही चिल्ड्रंस कोर्ट माना जाता है। ठीक है, अब एक बार आप समझ लो, मैं जस्ट हाँ भाई चलो, तो अब अपने आते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। चिल्ड्रंस होम हो गया, चिल्ड्रंस कोर्ट हो गया। चिल्ड्रंस कोर्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को लेकर सिंपल सी बात ध्यान रख लेना, अगर कभी आ भी जाए तो, अगर आ जाए तो इतनी सी बात ध्यान रखना, कोई भी संस्था जो बच्चे के लिए है उसका कॉमन नेम है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। मतलब अपने आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत तरह की होती है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, चिल्ड्रंस होम, शेल्टर होम, सॉरी शेल्टर होम तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, चिल्ड्रंस होम, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, ठीक है। ऐसे करके बहुत होती है, मतलब 5-7 होते हैं ये जो मोटी मोटी कैटेगरी है। ये सबका कॉमन नेम है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, कॉमन नेम है ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, तो बस इतना ध्यान रखें, सब कुछ उसने जो नाम लिख रखे हो वो सब कुछ आपने अपने आगे जाके पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन ना, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नाम के टॉपिक को, उसमें जितने भी हैं वो सब, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लेना कि ये कॉमन नेम है। तो कितना हो गया अपना, चाइल्ड वेलफेयर, चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, कमेटी। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो गया, कमेटी, कमेटी मींस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो किससे डील करती है, दो तरह के बच्चे होते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इनसे डील करती है। इन सबको ये कमेटी देखती है, इन सब बच्चों को इस कमेटी के पास ले आ जाता है, फिर कमेटी देखती है इन बच्चों का क्या करना है, मतलब इनको कौन सी संस्था या कौन से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पास भेजना है। अब आता है कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट वर्ड यहां क्यों लिखा है अपने को नहीं पता भाई, क्योंकि सारा कुछ तो या तो जेजे बोर्ड के पास होता है, कमेटी के पास होता है, या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के पास होता है। यहां पर इस पूरे एक्ट के अंदर कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, पर लिखा हुआ है तो अपने को ध्यान रखना है, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है इस मौके पे तो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इस पूरे एक्ट के अंदर कोर्ट का कोई रोल नहीं है। चिल्ड्रंस कोर्ट का फिर भी है, बट अगर कुछ होगा तो अपने आगे देख लेंगे, पर अपने को यहाँ याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि भाई कोर्ट वर्ड का क्या मतलब है। सिविल कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है इन मैटर्स ऑफ एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, उसके अलावा फैमिली कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, या आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ध्यान देना, हम कोर्ट वर्ड किसको बोलते हैं,
वो सिविल कोर्ट जिसके पास किस चीज की जुरिस्डिक्शन है, एडॉप्शन के मामले देखने की और गार्जियनशिप के मैटर के मामले देखने की, उसको हम कोर्ट बोलते हैं। हमारे लिए यहाँ कोर्ट का मतलब क्या है, हमारे लिए यहाँ कोर्ट का मतलब है सिविल कोर्ट, वो कोर्ट जो अडॉप्शन या गार्जियनशिप के मैटर देख सकती है। या हम और किसको बुझा बोलते हैं, फैमिली कोर्ट, या हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सारे मामले देख सकते हैं, सबसे बड़ी कोर्ट है जिले की। ये है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने कहां तक पहुंच गए थे, 20 तक हो गया, 2:21, 2:22, 2:23, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेटी वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रख लेना, यहां पर लिख लेना, दो वर्ड है, एक है चिल्ड्रंस कोर्ट, एक है सिर्फ कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट और एक है कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में क्या बात बोली गई है कि चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब है या तो पोक्सो वाली कोर्ट, या फिर स्पेशल कोर्ट जो अंडर चाइल्ड एक्ट है, या फिर है सेशन कोर्ट। इन शॉर्ट बोलूं तो चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट कौन से लेवल की, सेशन कोर्ट के लेवल की। इस कोर्ट वर्ड में क्या आता है, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जिसके पास एडॉप्शन, जिसके पास गार्जियनशिप के मामले हैं, जो इन मामलों को देख सकता है। या हम क्या बोल सकते हैं, जो फैमिली कोर्ट है, या हम क्या बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही दूसरा नाम होता है सिटी सिविल कोर्ट। यस, ये है आपका चिल्ड्रंस कोर्ट और कोर्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, कमेटी कोर्ट हो गया, एंड देन लास्ट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल बोल दो, कॉर्पोरियल बोल दो, पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन नंबर ध्यान रखना। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या है, अगर आप बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देते हो, मारते हो, पीटते हो, ये आता है। मेंटल पनिशमेंट कॉर्पोरियल नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट है, मारना, पीटना, उसको मुर्गा बनाना, कुछ भी, दैट इज कॉर्पोरियल पनिशमेंट। कॉर्पोरियल चाहे किसी के लिए भी, उस बच्चे ने गलती की है तब भी मार रहे हो, कॉर्पोरियल। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मार रहे हो, कॉर्पोरियल। उस बच्चे को सुधारने के लिए मार रहे हो, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉर्पोरियल है। बच्चे को नहीं मार सकते, जो नहीं बोलते कि बच्चे को मार नहीं सकते हो, सर ये है वो। हम हालांकि पनिशमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने उसका इंडेक्स पढ़ेंगे, पर कॉर्पोरियल पनिशमेंट के लिए सजा है, ये है कॉर्पोरियल पनिशमेंट 224। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाइए, आपका लास्ट इज चाइल्ड लाइन सर्विस। जैसे वुमेन हेल्पलाइन सर्विसेज होती है ना, वुमेन हेल्पलाइन होती है 24 घंटे सुविधा, किसी भी वुमेन को कोई दिक्कत है इस नंबर पर फोन करिए, वैसे ही चाइल्ड लाइन सर्विस है 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस फॉर चाइल्ड। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी ऐसा बच्चा मिलता है जिसको आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ, बच्चा गुम गया है, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। वैसे तो इसके नंबर, चाइल्ड लाइन सर्विसेज के नंबर कई जगह पब्लिश होते हैं, कई जगह पब्लिकली, पर अपन लोग गौर नहीं करते हैं। अगर आप नेट पे डालोगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा। तो 225। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं, कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो पूछ लेना। यहां से चालू करते हैं। चाइल्ड लाइन सर्विस इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस फॉर चाइल्ड, जैसे वुमेन हेल्पलाइन होती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, 224 कितना है, 224 पे, ठीक है, बस इतना। इसमें ध्यान रखना, फिजिकल पनिशमेंट आती है। कोर्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल कोर्ट आती है इसमें। और कौन सी आती है, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या फैमिली कोर्ट हो, या फिर वो कोर्ट जो गार्जियनशिप या एडॉप्शन के मैटर देख सकती है। कमेटी नॉट इंपॉर्टेंट। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बस बेसिक ध्यान रख लेना, हर तरह के संस्था को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चिल्ड्रंस कोर्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरह की कोर्ट इसमें आती है। चिल्ड्रंस होम नॉट इंपॉर्टेंट। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नॉट, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड ये इंपॉर्टेंट है, लीगली को फ्री फॉर एडॉप्शन कौन डिक्लेयर करता है, कमेटी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 38, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली का सेक्शन नंबर देख लेना, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर सेक्शन नंबर। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ में ये याद रखना, उस बच्चे के ऊपर किसी भी ऑफेंस की चाहे तो एलिगेशन लग रही है, चाहे वो कन्विक्ट हुआ है, दोनों, एक्यूज्ड भी
अगर कोई एक्यूज्ड बच्चा है वो भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, गिल्टी पाया गया है वो भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है। चाइल्ड का यहाँ मतलब क्या है इस केस में, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट वो बच्चा जो 18 साल से कम था ऑफेंस के समय पे। चाइल्ड में क्या आता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अच्छे से देख लेना, ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, अथॉरिटी, एडॉप्शन रेगुलेशन, ठीक है, और एडॉप्शन देख लेना, परमानेंट सेपरेशन। यस, अब बताओ कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यस हाँ जी भाई, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन 2 थोड़ा सा तंग कर सकता है, याद करना, वर्ड्स वगैरह याद करने थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान दे देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ज्यादा लोड मत लेना यार, अब ठीक है, जो आ चुका है फैसला आ गया है, अब अपना एक बार तो ये वाला जो एग्जाम है उस पर ही फोकस करना, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने, उसी पे ही फोकस करना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होता है। बाकी इतना अभी तक अपने ने प्लान कर लिया है कि आप जो भी बच्चे हैं जो मतलब पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, या मैं ये बोलूँ ठीक ठाक भी हो चुकी है, तो वो लोग JLO, APO, ADPO ये तो एग्जाम दे ही सकते हैं, तो अपने उसका बैच चालू कर देंगे। बस ये है कि अब 2 बैच चालू होंगे आपके। एक मॉर्निंग बैच होगा जो उन बच्चों के लिए होगा जो लोग कॉलेज वाले हो गए, ये हो गए JLO, APO, ADPO। इवनिंग बैच होगा जिसमें अपने जुडिशरी को लेकर पढ़ाएंगे, 2 क्लास इवनिंग बैच में कराएंगे और 2 क्लास आपके ये जो JLO, APO, ADPO वाला बैच होगा इसमें चलेगी। 2 क्लास चलेंगी, 2 सुबह हो गई और 2 शाम को हो गई, ठीक है, ये है। और बाकी ये है कि भाई थोड़ा ये देख लेना, अभी मई जून का नहीं, सॉरी मई चल रहा है ना, तो अभी LLM के एडमिशन होंगे कॉलेजेस में, तो जिन्होंने नहीं की है LLM, कर लो LLM, अच्छी चीज़ है। LLM कर लोगे, कल को नौकरी लगते हो तो सैलरी भी ज़्यादा मिलती है LLM वाले को। और दूसरी बात ये है कि LLM कर लोगे तो नेट तो आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, नेट तो आराम से क्लियर कर जाओगे, तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपके लिए आराम से मिल जाएगी, आराम से। तो ये है कि एक वो कहते हैं ना भाई, फ्री नहीं बैठोगे 2 साल, अगर अगर कहीं 2 साल का ब्रेक है आपका तो फ्री नहीं बैठोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, वही पढ़ना है, वही पढ़ाना है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को लेकर। तो ये कुछ है। गर्मी बहुत हो गई है, बच के रहना, क्योंकि ऑब्वियस आप लोग का तो पेपर है भाई, बाहर अंदर थोड़ा जाओ आओ तो ध्यान रखना। अच्छा हाँ, एक और चीज, आप लोगों का ना अभी शेड्यूल वैसे तो वो बन चुका है, शेयर कर देंगे। जो सोगा हो पार्टनरशिप हो गया, सोगा हो गया, रजिस्ट्रेशन का भी टेस्ट अपलोड हो चुका है, वो दोबारा अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को नहीं मिल रहा होगा ना दोबारा अपलोड कर दूंगा मैं। रजिस्ट्रेशन शायद आज नहीं, कल से ना, कल से होगा, कल से है शायद, कल से ना। जो जो आपका शेड्यूल बना हुआ था, जो नए लॉज का शेड्यूल बना हुआ था वो तो है ही, उसी के साथ पुराने लॉ के भी, मतलब पुराने जो लॉज है उसके भी आपके अब टेस्ट अपलोड होने चालू हो जाएंगे, शेड्यूल आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये है कि आप सिर्फ शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो आप वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। आपका 15 जून तक, उसके अंदर 12 या 13 जून तक है जो आपके सारे माइनर और लोकल लॉज खत्म हो जाएंगे एज पर टेस्ट शेड्यूल। और 15 जून से उसमें चालू होगा जिसमें आपके मेजर लॉज, हिंदू मुस्लिम सब की बात कर रहा हूं मैं, और नए पुराने लोकल लॉज, माइनर लॉज वो भी खत्म हो, मतलब वो 15 जून से फिर चालू हो जाएंगे और वो चालू होंगे फिर। इस तरह से शेड्यूल, वो थोड़ा शेड्यूल भेज देंगे, देख लेना आप,
फिर आपको कोई भी दिक्कत रहे तो बता देना, ठीक है। तो करने चालू, फिर आगे कंटिन्यू करें। अब सी के बाद आगे आते हैं डी से। अब काफी हद तक इजी है, यहां तक तो थोड़ा ये बोल सकते हैं कि मेहनत लायक चीजें हैं जो लिखी हुई हैं। अब तो लाइक बेसिक वर्ड है कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, अब कुछ भी इतना नहीं है। चले आगे। शाम को आपकी फैमिली लॉ की क्लास होगी, फैमिली लॉ की क्लास अपने चालू कर देंगे। मुस्लिम लॉ से चालू करेंगे, एक बार मुस्लिम लॉ खत्म करवा देंगे आपको। लो भाई, अब आ जाओ डी से। देखो वैसे तो 25 तक हो गया ना अपना, ठीक है, 25 तक हो गया, ठीक है। अब डी पे ध्यान देना, अब अपना कुछ इस तरह से चलेगा, डी एफ जी एच आई जे। पहले इस ग्रुप को उठाएंगे अपने, फिर अगला अपना अगला ग्रुप होगा एन ओ पी आर एस, जिसमें अपने एन ओ पी और आर को ले लेंगे और एस को अलग से ले लेंगे। इस तरह से अपने करेंगे। रीजन भाई ये है कि काफी लेंदी है, मतलब वैसे तो डी से लेकर एस तक सारा 261 तक जाता है, ठीक है, पर अपने क्या करेंगे, पहले इतना कर लेंगे ताकि ये सारा अच्छे से याद हो जाए, इसका सीक्वेंस याद हो जाए, फिर अगले पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, यहां पर अपने पास ट्रिक है कि पी से जितने भी अल्फाबेट है वो याद करने हैं, तो क्या ट्रिक है, एस से जितने भी अल्फाबेट है वो याद करने हैं, तो क्या ट्रिक है, ठीक है। लगभग यहां पर भी ट्रिक्स ही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले आप आ जाइए डी पे। डी पे 2 अल्फाबेट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, और एक है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। 2:25 तक हो चुका है, ध्यान देना। दो 26 और 2:26 ए। अब ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का मतलब है कि हर जिले में एक, ऐसा नहीं कि अलग से होती, नहीं, पुलिस के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को एक ग्रुप टाइप बनाए जाते, पुलिस की यूनिट्स नहीं होती, वैसे ही 3-4 लोगों को लेकर एक यूनिट बनाई जाती है, जिनका काम क्या होता है कि ये जो जेजे एक्ट है ना, इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन कराना। क्या इंप्लीमेंटेशन, जैसे जेजे एक्ट बोलता है कि भैया आप किसी बच्चे को जेल में नहीं रखोगे, तो ये ध्यान रखना कि जेल में नहीं रखना। किसी बच्चे ने ऑफेंस किया है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में पाया जाता है, उसको कमेटी के सामने, तो उसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा ही हो। ये ना हो कि किसी बच्चे ने ऑफेंस किया आप उसको जेल में ले जाओ, आप इसको कोर्ट में ले जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। काम क्या होता है इसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। कौन सा एक्ट, जेजे एक्ट। किसके अंडर में काम करते हैं, सुपरविजन कंट्रोल, किसके अंडर में काम करते हैं, तो ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान देना, जो अपने को भी ध्यान रखना है कि भैया ये जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है ना, ये किसके अंडर में काम करती है, साहब ये अंडर में काम करती है डीएम के। इसको एस्टेब्लिश कौन करता है, एस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि भाई इसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन से पुलिस वाले होंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान देना, हर जिले में ये एक पुलिस की ही एक यूनिट को बनाया जाता है जिसका नाम होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हर जिले में होती है ये। इसका काम क्या होता है, जेजे एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश होती है, किसके अंडर में काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर क्या है, 226। अब यहीं से हमारे लिए डीएम इंपॉर्टेंट हो गया, पहले डीएम नहीं था यहां पर, अब हमारे लिए डीएम इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया डीएम का मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला भाई डीएम, जो एक तो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, अगर उसके साथ पे एडिशनल डीएम भी है, डीएम में क्या क्या आता है, डीएम तो आता ही आता है, एडिशनल डीएम भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एडिशनल, असिस्टेंट नहीं, एडिशनल। डीएम
या उसके बराबर का, उसके साथ जो है एडिशनल, असिस्टेंट नहीं, तो ये है डीएम के अंदर। डेफिनेशन है 226A, किससे जुड़ी है ये? 2021 की अमेंडमेंट से। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसके बारे में बताइए। तो जिले की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, जिसका काम क्या होता है, जो किसके द्वारा स्टेब्लिश की जाती है और जो किसके कंट्रोल में काम करती है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। डीएम वर्ड के अंदर क्या आता है, तो ध्यान रखना सर, डीएम के अंदर एडिशनल डीएम आता है, असिस्टेंट नहीं आता। डीएम कहां है? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन। 1 मिनट, यस ठीक है। अब ये ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट कुछ भी, अब आ जाइए आगे। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डीएम, अब आ जाइए डी हो गया, एफ पे 26 हो गया, डी। अब आ जाइए फिट फैसिलिटी, ऐसे याद रखना, एफ से कैसे याद रखोगे? फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली। कैसे याद करोगे भाई? सी तक की तो अपनी ट्रिक हो गई, जब सी तक आप अच्छा कर जाओगे फिर आप ऐसे याद करोगे कि भाई डी एफ जी इनसे है। डी पे तो एक ही है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड, एफ पे क्या है? 4 है, ज्यादातर आपको 4 ही मिलेंगे। एफ पे 4 है, क्या क्या है? फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली। क्या क्या होता है ये? सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। देखो, फिट फैसिलिटी का मतलब है कि हम अपने इंडिया में तो ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलेंगी आपको, कि जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे ये है कि यार फॉरेन में ऐसा होता है, चलो पहले फॉरेन का ही बात कर लेते हैं। फॉरेन में क्या होता है ना, कोई आदमी है उसको लगता है कि यार, आपने मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि यार अपने क्या करें, कोई काम वाम तो अपने से होता नहीं, अपने काम करते हैं, अपने ना फोस्टर पर्सन बन जाते हैं। ये क्या होता है साहब? ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर करवा देते हैं कि किसी बूढ़े आदमी के कोई संभालने वाला नहीं है, हम संभाल लेंगे, बस थोड़ा पैसा लेंगे। कोई बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, आपको लगता है कि उसको फैमिली लाइक सराउंडिंग चाहिए, हम देंगे। बस हम जो भी, मतलब जो भी सरकार ने एक उनसे उनके लिए इंसेंटिव रखे होते हैं वो लेंगे। तो वैसा ही इंडिया के अंदर भी, हालांकि इंडिया में आपको ये बहुत कम मिलेगा, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, जिसमें क्या होता है, फिट फैसिलिटी होता है वो संस्था। फिट फैसिलिटी मतलब वो संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जिसको बोर्ड या कमेटी, कौन सी? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ना, उसने एक्सेप्ट कर रखा है कि आपके पास हम जो है बच्चे रख देंगे अगर किसी भी बच्चे को कोई जरूरत होगी तो दैट इज फिट फैसिलिटी। तो फिट फैसिलिटी हम क्या बोलते हैं? उस फैसिलिटी, उस संस्था जो रिकॉग्नाइज्ड की गई है बाय बोर्ड और कमेटी टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, कोई भी ऐसी संस्था। और कौन रिकॉग्नाइज करता है, बस ये ध्यान रख लेना, बोर्ड या कमेटी। वो कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, तुम्हारे पास बच्चे रखे जा सकते हैं। फिट पर्सन क्या है? सेम, यहां फैसिलिटी है, पर्सन, वो पर्सन जिसको बोर्ड या कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है, सर्टिफाई किया है कि तुम बंदे सही हो, तुम्हारे पास बच्चे रखे जा सकते हैं। अब आ जाइए फोस्टर केयर। फोस्टर केयर जो अपने इंडिया में भी अब थोड़ा बहुत होने लग गया है। फोस्टर केयर का कंसेप्ट ये है कि कमेटी को लगता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करता हूं, उनके पास कोई बच्चा आता है, बच्चे के माँ बाप कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं, उनको लगता है कि यार इस बच्चे को ना फैमिली लाइक एनवायरनमेंट देना चाहिए, इस बच्चे को अपने अनाथ आश्रम में भेजने के ना तो अच्छा नहीं, इस बच्चे को फैमिली लाइक एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, फोस्टर केयर में डालते हैं। फोस्टर केयर में क्या होता है? फोस्टर केयर का मतलब होता है जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं जो होती हैं कि भाई हम बच्चे को गोद लेने को तैयार, गोद तो एडॉप्शन हो गया, एडॉप्शन तो नहीं बोलेंगे, हम बच्चे का एज ए फोस्टर पेरेंट्स, मतलब सिर्फ ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे। जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। फोस्टर पेरेंट्स और एडॉप्शन में फर्क है। एडॉप्शन में तो आप उस बच्चे को गोद लेते हो, वो बच्चा आपका बच्चा हो जाता है। फोस्टर पेरेंट्स में आपका बच्चा नहीं है, वो आपके पास रह रहा है, आप उसका ध्यान रख रहे हो, उसके लिए सरकार आपको पैसा देती है, एंड जब वो 18 साल का हो जाता है तब वो जा सकता है। दैट इज फोस्टर केयर बोल दो या फोस्टर पेरेंट्स। तो फोस्टर केयर का मतलब क्या होता है? जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उनको फैमिली केयर के लिए
या फैमिली सपोर्ट के लिए फोस्टर केयर में रखा जाता है। किसके द्वारा? बाय कमेटी। बाय कमेटी। फोस्टर फैमिली क्या है? वो फैमिली जिसको फोस्टर केयर के लिए सूटेबल माना जा रहा है कि आपके पास बच्चे रखे जा सकते हैं। किसके द्वारा? ये ध्यान रखना, सिलेक्ट कौन करता है फोस्टर फैमिली को? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये ध्यान रख लेना। अब ध्यान रखना कैसे याद रखोगे आप। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, बता देना अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली, अपने को ना इसको याद रखना है। जैसे अपने ने डी तक पढ़ा, उसके बाद 26 तक डी हो गया, 227, 228, 229, 230। कैसे याद रखोगे कि भाई फिट फैसिलिटी होती है कि वो संस्थाएं जिनको बोर्ड या कमेटी द्वारा फिट मतलब कहा है कि हाँ भैया तुम सही हो, तुम्हारे पास बच्चे रखे जा सकते हैं। वो पर्सन जो बोर्ड या कमेटी द्वारा फिट डिक्लेयर किया गया है कि आपके पास बच्चे रखे जा सकते हैं। फोस्टर केयर क्या होता है? बच्चे को कमेटी द्वारा फैमिली लाइक एनवायरनमेंट में जब रखा जाता है, फोस्टर फैमिली के पास रखा जाता है, वो हम बोलते हैं फोस्टर केयर। और फोस्टर फैमिली क्या होती है? फोस्टर केयर के लिए जिस फैमिली को सिलेक्ट किया जाता है कि तुम्हारे पास बच्चे रखेंगे, और सिलेक्ट कौन करता है ये ध्यान रख लेना, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। कौन? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। कोई भी डाउट कुछ भी आपसे, या तो यहाँ पे सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं, या ये पूछा जाता है कि फिट फैसिलिटी को रिकॉग्नाइज कौन करता है, या ये पूछा जाता है फोस्टर फैमिली को सिलेक्ट कौन करता है, ठीक है। और हाँ, फोस्टर केयर में कौन रख सकता है, किसके ऑर्डर से फोस्टर केयर में बच्चे को रखा जाता है, इतना ही पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, कोई भी डाउट किसी भी तरह का। फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली। चलो अब आ जाइए गार्जियन पे। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है गार्जियन। एक्चुअली में यहां जो इंपॉर्टेंट है ना, हमको ये याद रखना भी गार्जियन में इन्होंने वर्डिंग क्या यूज की है। वो बंदा जो नेचुरल गार्जियन है, नेचुरल मतलब कि भाई फैमिली के हिसाब से, कोई बच्चा है उसके माँ बाप नहीं है तो उसका चाचा नेचुरल गार्जियन बन गया, उसका ताऊ नेचुरल गार्जियन बन गया। मान लो उस तरफ की मतलब क्या कहते हैं, ये जो दादा दादा वाले लोग जो होते हैं उस तरफ की फैमिली नहीं है, फिर मामा, नाना, मौसी, ये सब वाले गार्जियन में। तो नेचुरली जो भी गार्जियन सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब जो भी इनका फैमिली की जो भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो भी बन रहा है, एक तो वो गार्जियन होता है। दूसरा, वो पर्सन जिसके पास एक्चुअल चार्ज है ऑफ चाइल्ड, जो एट प्रेजेंट बच्चा जिसके पास है वो गार्जियन होता है। या तो फैमिली ट्री के हिसाब से गार्जियन हो जाता है, फैमिली ट्री में बंदा ही नहीं है तो फिर जिसके पास बच्चा अभी है वो गार्जियन हो गया। या फिर जिस पर्सन को बोर्ड या कमेटी रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज मतलब डिक्लेयर करती है। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, प्री में, मेंस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया गार्जियन वर्ड में क्या आता है। अपने ये लिख दिया था क्या? हाँ ठीक है। गार्जियन वर्ड में क्या आता है? गार्जियन वर्ड में ये 3 आते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना कि गार्जियन में क्या क्या आता है। देन ग्रुप फोस्टर केयर, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। 232 नॉट इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच। हीनियस ऑफेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑफेंस अंडर एनी लॉ, ये ध्यान रख लेना, किसी भी लॉ के अंदर कोई भी बच्चा अगर किसी भी कानून, बीएनएस, कोई भी राजस्थान एक्साइज, बीएनएस, कोई भी एक्ट उठा लेना, उसके अंदर कोई भी ऑफेंस करता है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है?
7 years और मोर। तो हीनियस ऑफेंस हम किस ऑफेंस को बोलते हैं? कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर सजा 7 साल या उससे ज्यादा है वो हीनियस ऑफेंस है। हीनियस ऑफेंस कितने नंबर पे है? 233 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीनियस ऑफेंस, दिस इज हीनियस ऑफेंस। जी हो गया, एच हो गया। अब आ जाइए आई, इंटर कंट्री एडॉप्शन, इंपॉर्टेंट है। इंटर कंट्री एडॉप्शन क्या होता है, ध्यान रख लेना। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय FIN, फॉरेनर, या तो कंप्लीट फॉरेनर है या फिर है आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है जिसके एंसिस्टर्स जो थे वो इंडियन थे, या फिर NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों में से ध्यान दे देना, इसके अंदर एक बंदा नहीं लिखा इन्होंने, ये नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा गया है, ये भाई साहब नहीं है। तो अगर इंडिया से इनमें से कोई भी बंदा, इनमें से कोई भी बंदा अगर इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करता है उसको हम बोलते हैं इंटर कंट्री एडॉप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीनियस ऑफेंस, इंटर कंट्री एडॉप्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। GH। अब आ जाइए आप जुवेनाइल, इंपॉर्टेंट। जुवेनाइल का सेक्शन नंबर 235, कहां बताया गया? 235। सेम वही, यहां भी वही है, पर्सन बिलो 18 ईयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिख दो, दैट इज जुवेनाइल। ये हो गया आपका जुवेनाइल। अब उसके बाद ध्यान दे देना, एक बार यहां तक अपने कर चुके हैं, एक बार ध्यान दे देना, कोई भी डाउट कुछ भी लगे तो। डी के अंदर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इंपॉर्टेंट है, डी इंपॉर्टेंट है, DM इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिट फैसिलिटी के अंदर सिर्फ इंडेक्स ध्यान रख लेना, इंडेक्स 4 है। फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन लिख देता हूं, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली। जी में गार्जियन इंपॉर्टेंट है, गार्जियन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फोस्टर केयर नॉट इंपॉर्टेंट। H में हेनियस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। I में इंटर कंट्री एडॉप्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। J में जुवेनाइल नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसका सेक्शन नंबर देख लेना कि चाइल्ड का सेक्शन नंबर क्या है और जुवेनाइल का, तो ध्यान दे देना। डी में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, DM इंपॉर्टेंट है, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये ध्यान रखना कौन इनको डिक्लेयर करता है, फिट फैसिलिटी। फोस्टर केयर भी नहीं, फोस्टर फैमिली ध्यान रख लेना, गार्जियन, हीनियस ऑफेंस, इंटर कंट्री एडॉप्शन। ये है आपका DFGHIJ के अंदर। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आते हैं N से, NOP और R। पढ़ लोगे, बोर तो नहीं हो रहे हो अब? हाँ, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, अब तो पढ़ लोगे, बोर तो नहीं हो रहे हो? हार्डली 20 मिनट और लगेंगे अब आपको, N पे, O पे और P पे। और हाँ, ज्यादा नहीं लगेंगे, बस 20 मिनट और लगेंगे आपको। पढ़ लोगे? हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाइए N के ऊपर। N पे ऊपर ट्रिक है, नार्कोटिक ड्रग की NOC थ्रू नोटिफिकेशन टू NRI। ध्यान दे देना एक बार। हाँ, अभी रिपीट कर देता हूं मैं। आ गया, ठीक है। इंटर कंट्री एडॉप्शन, देखो इंटर कंट्री एडॉप्शन नॉर्मली तो देखो जैसे अपने ने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये रहा। अपने ने क्या बोला था
कि भाई फॉरेन से, इंडिया के बाहर से कौन कौन लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने कहा भैया ये लोग एनआरआई, इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन, फॉरेन, जो कंप्लीटली फॉरेन है, जो इंडिया का नागरिक ही नहीं है। एनआरआई का तो मतलब वो होता है जो बंदा इंडिया से बाहर रह रहा है 1 साल से, दैट इज एनआरआई। जो भाई बंदा इंडिया से बाहर चला जाता है ना और वो 1 साल तक बाहर रहता है, वो एनआरआई हो जाता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब है वो बंदा जिसके माता पिता या कोई भी दादा माता पिता इंडियन थे, पर वो एनआरआई नहीं, इंडियन थे, अब उसका कोई देश से लेना देना नहीं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का सॉरी, हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि वो बंदा जो भारत का नागरिक है, भारत का वो नागरिक है, आज भी वो भारत का ही नागरिक है, पर इंडिया से बाहर रह रहा है और उसको ये ओवरसीज सिटीजन का इंडिया ने टाइटल दे रखा है कि इंडिया के बाहर रह रहा है और ओवरसीज सिटीजन है। तो ये चीजें होती हैं कुछ, अपने अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भाई फॉरेन से ये 4 लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, पर ये चारों के चारों इंटर कंट्री अडॉप्शन नहीं है। इंटर कंट्री मतलब कंट्री टू कंट्री। इंटर कंट्री अडॉप्शन में क्या क्या आता है? इंटर कंट्री अडॉप्शन में हम तब बोलते हैं अगर इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट कौन कर रहा है? ये 4 लोग। फिन, क्या है? फिन। इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं ये 4 लोग, या तो जो कोई पूरा ही इंडिया से बाहर है, सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं, या फिर इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट कौन कर रहा है? वो बंदा जो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके माता पिता दादा कुछ इंडियन थे, या वो जो एनआरआई है। इंडिया से अगर इनमें से कोई भी अडॉप्ट करता है तो वो है इंटर कंट्री अडॉप्शन। कोई भी डाउट कुछ भी अब बता दो। चलो ठीक है, अब आ जाइए एन में। एन के अंदर नार्कोटिक ड्रग की एनओसी टू एनआरआई थ्रू नोटिफिकेशन। ध्यान देना भाई, क्या क्या है एन में? नार्कोटिक ड्रग, एनओसी, एनआरआई, नोटिफिकेशन। एन के अंदर है ये। दोबारा बता देता हूं, अपने ने अभी तक जो करा यहां तक हो चुका है, अब इस पे आ जाना। इसमें यहां भी 4 अल्फाबेट है, यहां भी 4 है, इसकी पूरी ट्रिक है, यहां पर 2 है। ठीक है, अब ध्यान दे देना। एन के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से है कि एन की ट्रिक क्या है? नार्कोटिक ड्रग की एनओसी टू एनआरआई थ्रू नोटिफिकेशन। अपने को बस सीक्वेंस याद रखना है। नार्कोटिक ड्रग से हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया कि नार्कोटिक ड्रग क्या होता है, हमको कुछ नहीं बताया गया। एनओसी का मतलब यहां क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखना जी, ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो यहां बात की गई है, वो बात आती है इंटर कंट्री एडॉप्शन के केस में। अगर कोई भी फॉरेन के बंदे को इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करना है तो एनओसी लेनी पड़ती है, और एनओसी मिलती है फ्रॉम कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? ये चीज ध्यान रख लेना। एनओसी, एनओसी कौन देता है, कब मिलती है, इंपॉर्टेंट है। कब मिलती है, कौन देता है? नार्कोटिक ड्रग की एनओसी, एनआरआई, एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई हम उस सिटीजन ऑफ इंडिया को बोलते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहा है। एक साल या उससे ज्यादा से वो इंडिया से बाहर रह रहा है, दैट इज एनआरआई। तो ध्यान देना, एनआरआई किसको बोलते हैं? भारत का ही नागरिक होता है एनआरआई, और वो इंडिया से बाहर 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है। नार्कोटिक ड्रग का मतलब एनओसी टू एनआरआई, और देन इट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, नोटिफिकेशन ऐसे ही है। अब ध्यान दे देना, अब ध्यान दे देना।
नार्कोटिक ड्रग से अपने चालू करते हैं, लास्ट अपने जब ये खत्म किया था तब अपना हुआ था 235 जुवेनाइल। अब यहां से चालू कर दो सीधा, 236, 237, 238, 239। अब ध्यान रख लेना इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एक तो एनओसी है कि एनओसी किस केस में मिलती है, कौन देता है। एनआरआई का मतलब क्या है, वो बंदा जो इंडिया का नागरिक है और इंडिया से बाहर 1 साल से रहता है, दैट इज एन। अब आ जाइए ओ। ऑब्जर्वेशन होम एंड ओपन शेल्टर में ऑर्फन, और कौन ले गया उसको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ले गया। सॉरी, सिटीजन ऑफ इंडिया ले गया, दैट इज ओवरसीज सिटीजन। अब ध्यान देना कैसे याद रखोगे, ऑब्जर्वेशन होम एंड ओपन शेल्टर में जितने भी ऑर्फन थे, जितने भी अनाथ बच्चे थे, उन सबको कौन ले गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ले गया। अब ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन होम हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी ध्यान रख लेना किन के लिए होता है ये होता है फॉर चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, उनके लिए होता है जब उन पर केस चल रहा होता है ना, जब उन पर इंक्वायरी चल रही होती है, उस दौरान उनको यहां रखा जाता है। ओपन शेल्टर तो होता है बच्चों के रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनके रहने के लिए, यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्फन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले से पिछली बार मेंस में पूछा गया था ऑर्फन का मतलब क्या है। हम उस बच्चे को ऑर्फन बोलते हैं वो बच्चा जो विदाउट पेरेंट्स और गार्जियन, किसी भी तरह के पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स कुछ नहीं है, और गार्जियन भी नहीं है, या फिर जो गार्जियन है वो नॉट विलिंग टू टेक केयर। अब ध्यान देना, बच्चा जिसके पेरेंट्स या तो है नहीं और गार्जियन जो है वो भी नहीं है, या तो सीन सिंपल हो कि भैया इसका कोई नहीं है, ना तो पेरेंट्स ना गार्जियन, या फिर ऐसा है सर गार्जियन तो है पर गार्जियन उसकी केयर रखना नहीं चाहते हैं, दैट इज ऑर्फन। इंपॉर्टेंट है कि ऑर्फन क्या होता है, वो बच्चा जिसके पेरेंट्स और गार्जियन नहीं है, या फिर गार्जियन है पर गार्जियन जो है उसको रखना नहीं चाहते, दैट इज ऑर्फन। ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, ऑर्फन। देन वी हैव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि भैया इस एक तरह का ये कार्ड इश्यू होता है ओवरसीज सिटीजन का, बस और कुछ नहीं है, दैट इज ओवरसीज सिटीजन। तो अपने ध्यान रख लेना ओ के अंदर ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, ऑर्फन, सबसे इंपॉर्टेंट या एकमात्र इंपॉर्टेंट यही है। कहां तक अपने पढ़ चुके थे, 239 तक, 40, 41, 42, 243, लास्ट ऑर्फन। ऑर्फन जो है वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी डाउट कुछ भी MNO पे, ठीक है। अब आ जाइए पी पे, मार्क करते रहना भाई, जो इंपॉर्टेंट है पी। यहां है काफी लंबी कहानी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पैटी ऑफेंस करता है, जो पूरी है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पैटी ऑफेंस करता है, उसके आगे जो उसकी पूरी स्टोरी है। तो अब ये स्टोरी पढ़ लो थोड़ी सी, बेरेक्ट है तो एक बार लिख लो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पैटी ऑफेंस करता है, उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जाया जाता है एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोबेशन ऑफिसर आता है और इंक्वायरी करता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पैटी ऑफेंस करता है, उसने कोई पैटी ऑफेंस किया, प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जाया गया, अरेस्ट करके प्लेस ऑफ सेफ्टी ले जाया गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी लगाया गया एज प्रिस्क्राइब्ड, जो रूल है उसके हिसाब से। प्रोबेशन ऑफिसर आया और उसने आकर इंक्वायरी की, क्या की, इंक्वायरी बोल दो या इन्वेस्टिगेशन की। तो अब ध्यान रखना कहां तक अपने कर चुके थे, 43 तक ना, 43 तक।
44 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 45 पेटी ऑफेंस, 46 प्लेस ऑफ सेफ्टी, 47 प्रिस्क्राइब्ड, 48 प्रोबेशन ऑफिसर। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। 244 से चालू होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पेटी ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। ये पी पे है। इसके अलावा दो और है जो याद करने हो तो कुछ ऐसा लिख लेना, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, एक ये बच गया, ये लास्ट में ही है, और पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। अब ध्यान देना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है जी? वो बंदा जिसके एंसेस्टर्स इंडियन है या थे, माता पिता दादा दादी कुछ भी जो है इंडियन है या फिर इंडियन थे, उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पेटी ऑफेंस, पेटी ऑफेंस कोई भी ऐसा ऑफेंस किसी भी लॉ में जो पनिशेबल है अप टू 3 इयर्स। हाँ सही है, 3 साल तक। ये ध्यान रखना, 3 साल तक, मतलब 3 साल वाला भी पेटी ऑफेंस ही है। 3 साल तक, अप टू 3 इयर्स पेटी ऑफेंस है, नॉट लेस देन 3 इयर्स। ठीक है, अगर गलत हो तो बता देना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिट्स पेटी ऑफेंस, प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी एक्चुअली में तो मेंस का क्वेश्चन है ये, प्लेस ऑफ सेफ्टी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लेस ऑफ सेफ्टी नॉर्मली मतलब होता है यहां पर जो बच्चे गिल्टी फाउंड होते हैं कि इन्होंने ऑफेंस किया है, उनको रखा जाता है। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में किनको रखा जाता है? चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी। क्या इनको पुलिस लॉकअप या जेल बोला जाता है? नहीं, ये पुलिस लॉकअप या फिर जेल की कैटेगरी में नहीं आते। ध्यान दे देना, अपने से जो यहां से पूछा जा सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो नहीं पूछा जा सकता आपसे, पर पेटी ऑफेंस पूछा जा सकता है कि पेटी ऑफेंस क्या है। प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा जा सकता, ये मेंस का क्वेश्चन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिट्स पेटी ऑफेंस, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया, एज प्रिस्क्राइब्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोबेशन ऑफिसर। ध्यान देना, प्रोबेशन ऑफिसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भी है अपने पास। तो ध्यान रखना, प्रोबेशन ऑफिसर हम किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी कहानी है, प्रोबेशन ऑफिसर उसको बोलते हैं, वो प्रोबेशन ऑफिसर जो अपॉइंट होता है अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, या फिर वो बंदा जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डीसीपीयू, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, अंडर जेजे एक्ट, अंडर जेजे। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जेजे एक्ट के हिसाब से दो जगह हो सकता है। वो ऑफिसर जिसको प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, या तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में, वो भी यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर है, या फिर जेजे एक्ट में डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा। 248। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको लेकर आगे भी सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ध्यान दे देना, प्रोबेशन ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, पेटी ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सेफ्टी को लेकर बस ये याद रख लेना कि कौन किसको रखा जाता है, तो इंपॉर्टेंट ही मान लो इसको भी, प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्रोबेशन ऑफिसर हो गया, एक मिनट ये क्या है, अच्छा ये यहाँ आ गया, ठीक है ठीक है, अब आ जाइए आप, पी हो गया है। आर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, आर में सिर्फ दो है, रजिस्टर्ड और रिलेटिव। कि भाई रजिस्टर्ड का मतलब क्या है और रिलेटिव का मतलब क्या है। रजिस्टर्ड का तो मतलब होता है कोई भी ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड है, दैट इज रजिस्टर्ड, तो कोई कुछ खास नहीं। रिलेटिव का मतलब होता है जो बच्चे के रिश्तेदार,
जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, मैटरनल साइड वाले भी और पैटर्नल साइड वाले भी। उसके मैटरनल साइड के अंकल आंटी, नाना नानी, पैटर्नल साइड के भी वही अंकल आंटी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, वो सब वो रिलेटिव है, तो नहीं खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल देख लेना बस, रजिस्टर्ड और रिलेटिव। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी? रजिस्टर्ड आ गया 248, 49, 50, 251, 252, नॉट इम्पोर्टेंट, ये कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पी तक इम्पोर्टेंट है, फिर आर में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? यस, कोई भी डाउट कुछ भी? फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आ जाइए, एस लास्ट है अपना, एस अल्फाबेट खत्म हो जाएगा, ध्यान दे देना, इंपॉर्टेंट है। एस के अंदर जो याद रखोगे आप, वैसे तो एस आपका जो है वो आपका 253 से लेकर 260 तक चलता है, ठीक है, लास्ट फाइनली आता है सरेंडर्ड चाइल्ड। इसमें जो ध्यान रखना, 53 छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी 53 किसी काम का नहीं। 54 से लेकर 60 तक आ जाइए। कैसे याद करोगे? सीरियस ऑफेंस हुआ, एक ऑफेंस हुआ, किस तरह का? सीरियस ऑफेंस का। सीरियस ऑफेंस हुआ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आई। जब वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आई तो उसने क्या किया, वो जो भी ऑफेंडर था उसको स्पेशल होम ले गई। उसको कहां ले गई? स्पेशल होम, जेल की जगह स्पेशल होम ले गई। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जैसे सीबीआई होती है ऐसी एक एजेंसी है, उसने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट किया तो क्या है? सीरियस ऑफेंस 254, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट 255, स्पेशल होम 256, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी 257। एंड देन उसके बाद फाइनली जो है दो वर्ड अपने को ध्यान रखने हैं, स्पॉन्सरशिप, सरेंडर्ड चाइल्ड। सरेंडर्ड चाइल्ड 258, 260। ध्यान देना, एस पे ये है, सीरियस ऑफेंस हुआ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आई, जो ऑफेंडर था उसको स्पेशल होम ले गई, और जांच किसने की? स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन। इंपॉर्टेंट 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 है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे सेक्शन है। स्पेशल होम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे अपने पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप इंपॉर्टेंट है, सरेंडर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दें, इंडेक्स तो इन सबका इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। अब ध्यान देना, सीरियस ऑफेंस इसके अंदर चेंज हुआ था 2021 की अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट हुई थी 2021, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है विद मोर देन 3 years एंड लेस देन 7 years, या तो ये कैटेगरी हो कि उसके अंदर कम से कम सजा 3 साल से ज्यादा होगी और मैक्सिमम सजा 7 साल से कम होगी, या फिर उसके अंदर जो सजा हो वो हो मोर देन 7 years, मतलब मैक्सिमम सजा जो बताई गई है, मैक्सिमम, बट नो मिनिमम, बट नो मिनिमम। दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, या तो सीधा बोला हो कि भैया ये ऑफेंस के अंदर सजा कम से कम
3 साल से ज्यादा होगी और मैक्सिमम 7 साल से कम। या फिर ऐसे बोला हो कि ऑफेंस के अंदर सजा तो हो सकती है पर मिनिमम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑफेंस उठा लो कि ऑफेंस है पनिशेबल अप टू 10 ईयर्स, तो मैक्सिमम है 7 साल से ज्यादा कि 10 साल, पर मिनिमम तो कुछ भी नहीं है ना, वो सीरियस ऑफेंस है। वो क्या है? सीरियस ऑफेंस। ये है सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन। अच्छे से पढ़ लेना, कंफ्यूज हो सकते हो बार बार, इसको अच्छे से समझ लेना। सीरियस ऑफेंस हुआ, सीरियस ऑफेंस हुआ तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट छोड़ दो, ये छोड़ दो, स्पेशल होम छोड़ दो, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में आ जाओ। ये वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, वो बच्चों का संस्थान है, बच्चों का संस्थान जहां पर आपने ऑर्फन, सरेंडर्ड और एडॉप्शन वाले बच्चे रखे जाते हैं। जो बच्चे एडॉप्शन के लिए होते हैं ना, उनको रखा जाता है, इन बच्चों को रखा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में किन को रखा जाता है, तो ध्यान रखना वो बच्चे जो ऑर्फन हैं, जो इनको सरेंडर कर दिया गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, अबेंडन, जिनको छोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे सीरियस ऑफेंस का पूछा जा सकता है क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी पूछी जा सकती है कि वहां पर किनको रखा जाता है, किनको। ये हुआ स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। तो सीरियस ऑफेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी हो गया। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप जिस तरह से आफ्टर केयर के बारे में अपने पढ़ा कि आफ्टर केयर उन बंदों के लिए होता है जो 18 साल के हो चुके हैं, उनके लिए होता है आफ्टर केयर। उसी तरह फैमिलीज के लिए, जो फैमिलीज जो बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी सपोर्ट के लिए भी पैसे रखे जाते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? फैमिली सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट फॉर फैमिलीज, सपोर्ट फॉर फैमिलीज। जो फैमिलीज जो बच्चे रख रही हैं उनको जो पैसा दिया जा रहा है, जो सुविधा दी जा रही है, उसको बोला जाता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है सपोर्ट फॉर फैमिलीज टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। उस वर्ड के लिए हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप वर्ड का मतलब क्या है? फैमिलीज के लिए। आफ्टर केयर किन के लिए है? बच्चों के लिए। आफ्टर केयर किन के लिए है? बच्चों के लिए। एंड देन फाइनली सरेंडर्ड चाइल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब होता है वो बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स या गार्जियन ने रेलिंक्विश कर दिया है, छोड़ दिया है। यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया? रेलिंक्विश। डेजर्टिंग का वर्ड नहीं यूज किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया? रेलिंक्विश। रेलिंक्विश कर दिया गया किस ग्राउंड पे? फिजिकल ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड। कोई भी ग्राउंड हो, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कोई भी ग्राउंड हो। फिजिकल, इमोशनल, सोशल का मतलब भाई उनको लगता है हम खुद ही इसका ध्यान नहीं रख सकते, या मान लीजिए किसी किसी औरत के बिना शादी के बच्चा हो गया, उसको सोसाइटी का डर है इसलिए छोड़ दिया, सरेंडर्ड चाइल्ड। ठीक है। इमोशनल, मान लीजिए जैसे बच्चा था, फिर उसका किसी लड़की का या लड़के का किसी से अफेयर हो गया, फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर तू इस बच्चे को साथ रखेगा तो मैं नहीं रहूंगी, फिर छोड़ दिया, कुछ भी। इन शॉर्ट इन्होंने सब कुछ कवर किया। पर अपने को ध्यान रखना है सरेंडर्ड चाइल्ड का सेक्शन नंबर। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब क्या है? बच्चे को जब उसके माता पिता या गार्जियन छोड़ देते हैं, किस ग्राउंड पे छोड़ देते हैं? फिजिकल, इमोशनल या सोशल ग्राउंड पे। दैट इज सरेंडर्ड। इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए इसमें। तो अब ध्यान दे देना। एस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आर इंपॉर्टेंट नहीं है, पी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। ओ के अंदर ऑर्फन अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्फन। एन के अंदर एनआरआई देख लेना बस, और कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, सेक्शन 2 आपका यहाँ खत्म होता है। कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।
ऑफेंसेस की पनिशमेंट कौन सी, वो अरे यार, एक मिनट यार, एक तो ये ना, एक मिनट। हाँ ओए, भाग जा यहाँ से, तंग मत कर। हाँ, ऑफेंसेस की पनिशमेंट लिख लेंगे अपने, अभी किसी काम की नहीं है। ऑफेंसेस की पनिशमेंट पूछी नहीं जाती है, सिर्फ ऑफेंसेस के सेक्शन नंबर पूछ लिए जाते हैं, किस चीज का ऑफेंस किस सेक्शन पे है, बस उतना है। तो अभी मत चाहिए, अभी सेक्शन 2 कर लीजिए, ठीक है। ऑफेंसेस का जब अपने टॉपिक करेंगे ना तब आपको करवा दूंगा, पनिशमेंट करवा दूंगा, पर पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिक बताऊंगा मैं आपको पनिशमेंट की, पेटी सीरियस हीनियस की। पेटी सीरियस हीनियस की कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, सिंपल नॉर्मली लिख देता हूं। इनकी खुद की कोई पनिशमेंट वो नहीं है कि भाई पैटी की क्या पनिशमेंट है, जेजे में बताया गया, ऐसा नहीं है। ये तो कैटेगरी है, नेचर है, जो अपने नॉर्मली बोल देते हैं पैटी सीरियस हीनियस। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर सजा अप टू 3 ईयर हो सकती है वो पैटी है। जिसके अंदर सजा मोर देन 3, या मैं बोलूं 3 साल से ज्यादा 7 साल से कम, साता नहीं लगना चाहिए, 3 से ज्यादा 7 साल से कम, या फिर जो सजा है मैक्सिमम सजा मोर देन 7 है, बट नो मिनिमम। और हीनियस का मतलब क्या है, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, ये है। पैटी में 3 साल तक टिया लग जाए, जहां पर 3 साल लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हीनियस में 7 साल लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ना तो 3 लगना चाहिए ना 7, 3 से ज्यादा 7 से कम, या फिर दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई है कि जो 7 साल से कम है उसके अंदर, सॉरी 7 साल से ज्यादा की सजा है पर कम से कम सजा नहीं बताई है, तो दैट इज ऑल्सो सीरियस। उसको भी क्या बोला इन्होंने, सीरियस। ये नया है, ये वाली कहानी जो जोड़ी ये नई जोड़ी है अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट से 2021। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। नेक्स्ट लेक्चर आपका कौन सा करें हम, शाम को ही है ना, मुस्लिम लॉ, हिंदी की क्लास करनी है ना, समास, समास समास समास, चलो समास का शेड्यूल कर देंगे, कोई 2 बजे रख देते हैं, है ना। मैं आपको मैसेज डाल देता हूँ, समास जो हिंदी की समास की क्लास चालू करेंगे, मैं आपको भी शेड्यूल बता देता हूँ। अभी तो क्या, एक बार ठीक है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ हिंदी का लेक्चर का, और शाम को 6 बजे मुस्लिम लॉ की क्लास है, वो फाइनल है। ठीक है, कर दें खत्म फिर, थैंक यू, अब क्लास खत्म कर देते हैं। कोई डाउट कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। चलिए जी।